वे लोग समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच लगभग 40 साल पुराना एक जंग लगा जहाज खोज लेते हैं। लेकिन सच ये है कि उन्हें उस जहाज के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कहा जाता है कि उस जहाज के पास जाते ही लोग अजीब तरीके से गायब हो जाते थे और अक्सर उस जहाज पर एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता था। लेकिन आखिर इस जहाज में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है और लोग अचानक इस तरह गायब क्यों हो जाते हैं? चलिए जानते हैं इस 40 साल पुराने जंग लगे जहाज के पीछे छिपे खौफनाक राज के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से, जहां हम प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज देखते हैं जिसका नाम है एंटोनियो ग्राजा। इस जहाज पर कुल 600 यात्री न्यूयॉर्क की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। जहाज पर एक शानदार पार्टी चल रही थी जहां एक खूबसूरत सिंगर गाना गा रही थी और सभी लोग उसके गाने पर मजे से डांस कर रहे थे। जहाज के सभी यात्री इस खूबसूरत पल को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ ऐसा भयानक हादसा होने वाला है जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उसी जहाज पर हमें केटी नाम की एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है। वह सबसे अलग एक कोने में बैठकर खेल रही होती है। तभी जहाज का कैप्टन उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। ठीक उसी समय हमें एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है। म्यूजिक जो जहाज के इंजन रूम से एक लीवर ऊपर खींच देता है और तभी अचानक एक तेज धार वाला तार कसकर खींच जाता है जो वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर को चीरते हुए निकल जाता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है। देखते ही देखते सभी लोगों के शरीर दो टुकड़ों में बढ़ने लगते हैं। ये इतना खौफनाक मंजर होता है कि देखकर ही किसी का भी खून जम जाए। हर तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। लेकिन किस्मत से केटी नाम की वो छोटी बच्ची बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी। इसी वजह से वो तार उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। इस तरह लगभग 40 साल बीत जाते हैं। अब सीन बदलता है, जहां समुद्र के बीच कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वे लोग एक टगबोट की मदद से एक बड़े जहाज को खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वो जहाज डूबने लगता है। ये देखकर टीम लीडर मर्फी अपनी टीम की एक लड़की मॉरिन से कहता है कि उसे जाकर देखना होगा कि उस जहाज के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो मॉरिन को उस पुराने जहाज पर भेज देता है ताकि वह जाकर पता लगा सके कि उस जहाज को आखिर क्या उसे जिस तार से बांधकर खींचा जा रहा था उसे काट देती है। क्योंकि अगर वो पुराना जहाज डूब जाता तो उसके साथ उनका टगबोट भी डूब सकता था और सभी की जान खतरे में पड़ जाती। जब मॉरिन उस पुराने जहाज के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्से में जंग लगने की वजह से एक छोटा सा छेद हो गया है। इसी कारण पानी बहुत तेजी से जहाज के अंदर भर रहा है और शायद अगले 5 मिनट के अंदर ही ये जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। मॉरिन ये बात तुरंत मर्फी को बताती है। ये सुनकर मर्फी उसे कहता है कि जिस तार से वे इस जहाज को खींच रहे हैं वह उसी तार को काट दे और जल्दी से वहां से निकलकर टगबोट पर वापस आ जाए, क्योंकि वे इस जहाज को यहीं छोड़कर जाने वाले हैं। ये अब डूबने वाला है। तभी टीम के दो और लोग मॉरिन के पास पहुंचते हैं और वे दोनों भी मॉरिन से कहते हैं कि बाहर निकल आए और इस जहाज को छोड़ दें। लेकिन इस जहाज को ढूंढने में उन्हें पूरे 3 महीने लगे थे, इसलिए मॉरिन इतनी आसानी से इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जहाज को ठीक करने के लिए वह नीचे पानी में कूद जाती है। ये देखकर ऊपर खड़े बाकी दो लोग भी उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं। तीनों मिलकर किसी तरह जहाज के डूबने से पहले उसके छेद को वेल्डिंग करके बंद कर देते हैं और उसे डूबने से बचा लेते हैं। इसके बाद वे किसी तरह उस जहाज को किनारे तक ले आते हैं। फिर वे उस जहाज को मार्केट में बेच देते हैं और उससे काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। टीम लीडर मर्फी उस पैसे को सभी में बराबर बराबर बांट देता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और एक एक ड्रिंक लेकर आराम से एंजॉय करने लगते हैं। तभी उसी दौरान जैक नाम का एक आदमी काफी देर से उन पर नजर रख रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह समझ चुका था कि ये लोग समुद्र के नीचे छिपे खजाने और पुराने ऐतिहासिक सामान ढूंढकर मार्केट में बेचते हैं और उससे खूब पैसा कमाते हैं। कुछ देर तक उनकी बातें सुनने के बाद जैक नाम का वह आदमी मर्फी के पास आता है और एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जिसके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। जैक अपना परिचय देता है कि वह आर्कटिक वेदर फ्लाइट का एक पायलट है और कुछ दिनों पहले ही उनके कैमरे में एक जहाज कैद हुआ था। रिसर्च करने पर उसे पता चला कि उस जहाज में काफी मात्रा में सोना मौजूद है। असल में
जैक उसी जहाज की बात कर रहा था जिस पर आज से 40 साल पहले एक रहस्यमयी आदमी ने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला था। मर्फी भी 40 साल पहले गायब हो चुके उस एंटोनियो ग्राजा नाम के जहाज के बारे में सुन रखा था। लेकिन अब तक बहुत से लोगों ने उस जहाज को ढूंढने की कोशिश की थी, फिर भी आज तक कोई भी उसे खोज नहीं पाया। कहा जाता था कि वह जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जैक मर्फी से कहता है कि उसे पता है वो जहाज समुद्र में किस जगह पर मौजूद है, और अगर वे उस जहाज को ढूंढकर मार्केट में बेच दें तो वे रातों रात अमीर बन सकते हैं। साथ ही किस्मत अच्छी रही तो वहां उन्हें सोना भी मिल सकता है। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर सभी के मन में लालच आ जाता है, इसलिए टीम के सभी लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन वे अपने टग बोट के साथ एंटोनियो ग्राजा जहाज की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें जैक भी उनकी मदद करता है। कई दिनों के सफर के बाद वे लोग समुद्र के एक बेहद सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। तभी टीम का एक मेंबर उनके बोट के रडार पर आसपास किसी जहाज के होने का संकेत देता है। वे समझ जाते हैं कि 40 साल पहले गायब हुआ वही जहाज यहीं कहीं मौजूद है। लेकिन इस गहरे समुद्र के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जरा भी ठीक से रोशनी नहीं थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने अचानक एक बहुत बड़ा जहाज आ जाता है, जो इतने सालों से समुद्र में कहीं खोया हुआ था। इस जहाज को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका सपना अब पूरा होने वाला था। वे सोचते हैं कि इस जहाज को बेचकर वे मालामाल हो जाएंगे, और अगर उन्हें इसमें सोना मिल गया तो फिर तो उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। इसके बाद लीडर मर्फी दो लोगों को टगबोट पर ही रुकने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने जहाज के अंदर जांच करने के लिए चला जाता है। अंदर से जहाज पूरी तरह खराब हो चुका था और वहां हर किसी को एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हो रही थी। पूरे जहाज में अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जो सच में काफी डरावनी थीं। लेकिन जहाज के खजाने और उसे बेचकर मिलने वाले पैसों का ख्याल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। मर्फी अपने साथियों से आगे बढ़ने के लिए कहता है। वे लोग एक अजीब सी आवाज का पीछा करते करते एक बड़े घड़ी के पास पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उस घड़ी की सुइयां अब भी चल रही होती हैं, लेकिन अचानक कुछ ही पल बाद घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। यह देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे इसे ज्यादा महत्व नहीं देते और जहाज की जांच आगे जारी रखते हैं। अंदर से जहाज पूरी तरह टूट फूट चुका था। हर चीज बिखरी हुई थी और लोहे पर गहरा जंग लग चुका था। तभी आगे बढ़ते समय अचानक नीचे का फर्श टूट जाता है और उनका एक साथी नीचे गिरने ही वाला होता है। म्यूजिक। तभी मॉरीन उसे पकड़ लेती है और जब मॉरीन उसे ऊपर खींच रही होती है, ठीक उसी समय वह नीचे सीढ़ियों पर एक लड़की को खड़े हुए देखता है। ये वही छोटी बच्ची थी जो 40 साल पहले यानी 1962 में इस जहाज पर अकेली बच गई थी। उस दिन किस्मत से वह बच गई थी, क्योंकि वह तार उसके सिर के ऊपर से निकल गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र बिल्कुल वैसी ही थी। अब सवाल ये उठता है, क्या वो लड़की सच में जिंदा थी या फिर वो उसकी आत्मा थी? जब मॉरीन दोबारा उस लड़की को देखती है तो वह अचानक गायब हो जाती है। इससे साफ लगता है कि उसकी आत्मा अब भी इस जहाज में भटक रही है। हालांकि मॉरीन को लगता है कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम हो सकता है। किसी तरह वे उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब मॉरीन को डर लगने लगता है, लेकिन अभी इस जहाज की पूरी जांच बाकी थी। जहाज आकार में बहुत ही बड़ा था, इसलिए वे लोग उसे और अच्छे से एक्सप्लोर करने लगते हैं। चलते चलते वे जहाज के मैन केबिन तक पहुंच जाते हैं। वहां एक अजीब चीज देखने को मिलती है। उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। यह देखकर सभी सच में हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल घड़ी होती ही नहीं थी। इससे वे साफ समझ जाते हैं कि उनके आने से पहले इस जहाज पर कोई ना कोई जरूर आया था। किसी तरह जहाज को देखकर सभी वापस अपने टगबोट पर लौट आते हैं। इसके बाद मर्फी फैसला करता है कि अगले दिन वे इस जहाज को टगबोट से बांधकर अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन अगले दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सुबह जब वे जहाज के निचले हिस्से को ध्यान से चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसमें कई बड़े बड़े छेद हैं। ये छेद जंग लगने की वजह से बने थे और इसी कारण जहाज धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। मर्फी कहता है कि इस हालत में इस जहाज को टगबोट से बांधकर ले जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। म्यूजिक। क्योंकि जहाज में काफी ज्यादा पानी भर चुका है और इसी वजह से उसका वजन भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे में इस पुराने जहाज को टगबोट से खींच कर ले जाना पूरी तरह बेवकूफी होगी।
इसके अलावा पिछले दिन भी उन्हें इस जहाज में किसी तरह का कोई खजाना नहीं मिला था, इसलिए हो सकता है कि उन्हें गलत जानकारी मिली हो। लेकिन टीम के बाकी सदस्य, खासकर जैक, इससे सहमत नहीं होते। जैक जोर देकर कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इस जहाज में खजाना जरूर मौजूद है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी एक बार फिर जहाज को अच्छी तरह से सर्च करने का फैसला करते हैं। इसी वजह से वे तय करते हैं कि सबसे पहले जहाज के छेदों को वेल्डिंग करके बंद किया जाएगा और उसके बाद जहाज के अंदर भरा सारा पानी निकालकर उसे टगबोट से खींच कर ले जाएंगे। यह प्लान सभी को सही लगता है और इसी वजह से जहाज को ले जाने के लिए हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है। कुछ लोग जहाज के छेदों को ठीक करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग अंदर जाकर खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। खजाने की खोज करते हुए मॉरिन जहाज के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगती है। चलते चलते वह एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल को देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें गोलियों के कई निशान होते हैं और वहां काफी सारे खाली कारतूस भी पड़े होते हैं। जब वह स्विमिंग पूल को देखकर ऊपर आने लगती है, तभी अचानक उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर मॉरिन बुरी तरह घबरा जाती है और सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। गिरते समय उसका सिर पूल के फर्श से जोर से टकरा जाता है। जोर से टकराने की वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी एक बेहद रहस्यमयी चीज होती है। वो स्विमिंग पूल उसके खून को अपने अंदर सोख लेता है। जब मॉरिन दोबारा ऊपर देखती है, तो वह लड़की वहां नहीं होती। वह अचानक गायब हो चुकी होती है। हालांकि वहां जैक खड़ा होता है। जैक मॉरिन को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर आने के बाद मॉरिन उसे बताती है कि उसने अभी अभी एक लड़की को देखा था, लेकिन वह अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक उसे समझाता है कि शायद ये उसके दिमाग का वहम हो सकता है, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या 2 बार भी उसकी आंखें धोखा खा सकती हैं? खैर, वे दोनों वहां से चले जाते हैं और जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, अचानक वह स्विमिंग पूल रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह खून से भर जाता है। दूसरी तरफ मर्फी को इस जहाज के कैप्टन का कमरा मिल जाता है। जब वह कमरे के अंदर जाता है, तो देखता है कि कमरा बहुत ही खराब हालत में है। काफी देर तक देखने के बाद भी उसे वहां कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ती है, जहां एक शराब की बोतल और एक गिलास में पहले से ही शराब भरी हुई होती है। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अभी अभी यहां बैठकर पीकर गया हो। मर्फी बिना ज्यादा सोचे समझे उस गिलास को उठाकर पीने लगता है। तभी उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है और उस आईने में उसे इस पुराने जहाज का कैप्टन दिखाई देता है। यह देखकर वह बुरी तरह चौंक जाता है। उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और वह बिना एक पल भी रुके डर के मारे वहां से बाहर निकलकर भाग जाता है। जहाज में अब लगभग हर किसी के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। टीम का एक मेंबर, जिसका नाम मार्क था, उसे जहाज के अंदर किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते जहाज के ग्राउंड एरिया तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक जलती हुई सिगरेट दिखाई देती है, जिस पर लिपस्टिक का निशान होता है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर मौजूद है। उसी समय हमें सच में वही 40 साल पुरानी लेडी सिंगर दिखाई देती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन मार्क उसे देख नहीं पाता। दूसरी तरफ जैसे ही मॉरीन और जैक आगे बढ़ते हैं, सामने लैंड्री रूम से बाहर जाने वाला एक गेट खुल जाता है और उसी पल अंदर जमा सारा पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है, जिसके अंदर कई लोगों की लाशें भी बहकर बाहर आती हैं। तभी अचानक दूसरी तरफ का गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर मर्फी और जैक डर के मारे वहां से दूसरी दिशा में भाग जाते हैं। वहां से निकलकर वे एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। उस कमरे में जैक को एक बेहद लग्जरी पुरानी कार दिखाई देती है। उसे देखकर वह सोचता है कि इसे बेचकर उन्हें काफी पैसा मिल सकता है। लेकिन मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए वहां से निकलना चाहता है। उसी दौरान पास के एक कमरे में उन्हें कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। वे डरते डरते आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वे उस चीज के ऊपर से ढका हुआ सामान हटाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे यकीन ही नहीं कर पाते कि वे ऐसी चीज पाएंगे, क्योंकि वहां एक बॉक्स पड़ा था जो पूरी तरह सोने से भरा हुआ था। इसका मतलब साफ था, जैक की बात बिल्कुल सच निकली। यह देखकर मॉरिन तुरंत अपने बाकी टीम मेंबर्स को वहां बुलाती है और जब सभी वहां पहुंचते हैं, तो सामान हटाने के बाद उन्हें ऐसे कुल 9 बॉक्स मिलते हैं। हर एक बॉक्स में 28-28 सोने की प्लेटें होती हैं। अब तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वे लोग रातों रात अमीर बन चुके थे।
इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद वे फैसला करते हैं कि इस जहाज को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना लेकर जाएंगे, क्योंकि जितना सोना उन्हें मिला था उसे बेचकर वे जिंदगी भर आराम से जी सकते थे। इसके बाद वे सभी सोने से भरे बॉक्स उस जहाज से अपने टग बोट पर रख देते हैं। अब जब उन्हें खजाना मिल ही चुका था, तो यहां उनका कोई काम नहीं बचा था। इसलिए वे लोग वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। टग बोट को चलाने के लिए कैप्टन इंजन रूम को चेक करने जाता है, लेकिन उसी दौरान एक अजीब घटना होती है। बोट में रखे सिलेंडर का वाल्व अपने आप खुलने लगता है, जिससे कुछ ही देर में हवा में गैस फैलने लगती है। दूसरी तरफ मॉरिन को एक बार फिर वही लड़की दिखाई देती है, जो तेजी से उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही होती है, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहती हो। लेकिन तभी अचानक कोई पीछे से उसे पकड़कर जोर से नीचे धक्का दे देता है और इधर मार्क इंजन चालू कर देता है। और तभी सिलेंडर से निकली गैस की वजह से पूरे बोट में एक भयानक विस्फोट हो जाता है। इस धमाके के कारण टगबोट का कैप्टन बदकिस्मती से आग में जलकर मर जाता है और पूरा टगबोट पानी में डूब जाता है। किसी तरह मर्फी मार्क को बचा लेता है। अब ये सभी लोग समुद्र के बीचों बीच उस पुराने जहाज में फंस चुके होते हैं। वे बाहर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा रेडियो सिस्टम टगबोट के साथ ही पानी में डूब चुका था। अब सवाल ये था कि वे यहां से जिंदा कैसे निकलेंगे। इसी बात को लेकर सभी काफी परेशान और डरे हुए थे। मार्क अपनी होने वाली पत्नी की फोटो देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही उनकी शादी होने वाली थी और अब उसे लगने लगता है कि वे शायद कभी भी इस जहाज से जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। इन सब ख्यालों से वह पूरी तरह टूट जाता है और वहीं पड़े कई साल पुराने शराब को पीने लगता है। दूसरी तरफ मॉरिन एक बात को लेकर परेशान थी। आखिर उसे बार बार वही लड़की क्यों दिखाई दे रही है? इस जहाज में आखिर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था। इसी वजह से मॉरिन उस लड़की के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश शुरू करती है। वह जहाज के पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों के बीच खोजबीन करने लगती है। यात्रियों के सभी नाम चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वह बार बार देख रही है, उसका नाम केटी है। म्यूजिक इसके बाद मॉरिन उसका कमरा ढूंढते हुए कॉरिडोर से गुजर रही होती है। तभी अचानक सभी दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और एक कमरे से अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और यही उस छोटी बच्ची का कमरा होता है। कमरे में चारों तरफ छोटे छोटे खिलौने और बच्चों के कपड़े बिखरे हुए होते हैं। मॉरिन धीरे धीरे अंदर जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है, वह डर के मारे जोर से चौंक जाती है, क्योंकि अंदर एक छोटी बच्ची की लाश लटकी हुई होती है। ऐसा खौफनाक नजारा देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नहीं कर पाती। किसी तरह मॉरिन खुद को संभालती है और उस कंकाल के गले में लटका लॉकेट खोलकर देखती है। उसमें उस छोटी बच्ची के माता पिता की तस्वीर होती है। तभी पीछे से केटी की आत्मा उसे आवाज देती है। म्यूजिक मॉरिन चौंक जाती है। केटी उससे कहती है कि वह उस लॉकेट को बंद ना करे, क्योंकि बहुत सालों बाद वह अपने माता पिता को देख पा रही है। ये सब देखकर भी मॉरिन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक मरी हुई बच्ची से बात कर रही है। और जब वह लॉकेट केटी को देने की कोशिश करती है, तो वह उसके हाथ के आर पार चला जाता है। अब मॉरिन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। केटी केटी मॉरिन को बताती है कि इस जहाज में और भी कई लोगों की आत्माएं कैद हैं और जब तक उस आदमी को नहीं मारा जाएगा, तब तक ये सारी आत्माएं यहां से आजाद नहीं हो पाएंगी। वही आदमी जिसने इन सबको यहां कैद करके रखा है। मॉरिन केटी से पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन है जिसने तुम सबको यहां बंद कर रखा है। जैसे ही केटी उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है, तभी अचानक छत से कुछ अजीब सी चीजें निकलने लगती हैं, जो पूरे कमरे में फैलने लगती हैं। ये देखकर केटी डर जाती है और मॉरिन से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वे लोग इस जहाज को छोड़कर भाग जाने को कहती है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। इतना कहकर केटी वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल शराब पीने के बाद चक्कर महसूस करने लगता है। तभी अचानक उसके आसपास रखी सारी टेबल और कुर्सियां अपने आप हिलने लगती हैं। देखते ही देखते आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। सब कुछ फिर से नया और पहले जैसा दिखने लगता है। और तभी 40 साल पहले इस जहाज पर मरे हुए लोग मार्क के सामने जिंदा हालत में दिखाई देने लगते हैं। वे सभी उसकी तरफ देखते हुए तालियां बजाने लगते हैं। शुरुआत में मार्क को यह सब बहुत अजीब लगता है,
लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद ये सब शराब का असर है, शायद वह कुछ गलत देख रहा है। तभी अचानक वही लेडी सिंगर उसके पास आती है और वह उसे अपने प्रभाव में लेने लगती है। वह पूरी तरह मार्क को अपने काबू में कर लेती है और उसे अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है। मार्क भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगता है। बेचारा मार्क ये समझ ही नहीं पाता कि वो सिंगर उसे जाल में फंसा रही है और ये सभी लोग असल में जिंदा नहीं हैं। वो लेडी सिंगर जहाज के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होकर मार्क को अपनी तरफ बुलाने लगती है। उसे पाने के लालच में मार्क जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, वह सीधे नीचे गिर जाता है और ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मर्फी को दिखाया जाता है कि वह जहाज के कैप्टन के कमरे में बैठा हुआ है। तभी अचानक वह देखता है कि टेबल पर रखी शराब की बोतल अपने आप हिलने लगती है और तभी उसके सामने उस जहाज के कैप्टन की आत्मा प्रकट हो जाती है। अचानक सामने आ जाता है। यह देखकर मर्फी काफी घबरा जाता है। तभी जहाज का वह कैप्टन उसे गिलास में शराब डालकर पीने के लिए कहता है। साथ ही वह उसे एक तस्वीर दिखाता है। वह तस्वीर एक पुराने जहाज की होती है जिसका नाम था लोरेलाई। कैप्टन बताता है कि कई साल पहले समुद्र में एक आदमी बहते हुए उनके पास आया था। वह उसी लोरेलाई जहाज का यात्री था। उसने बताया था कि उसका जहाज खतरे में है और धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन उस जहाज में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। जब हम लोगों ने उस लोरेलाई जहाज को ढूंढकर अपने कब्जे में लिया, तब हमें सच में वह सारा खजाना मिल गया था। लेकिन उस जहाज पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था, सिवाय उस एक आदमी के। इसके बाद कैप्टन मर्फी को उसी आदमी की तस्वीर दिखाता है और कहता है, यही वो शख्स है जिसने हमें लोरेलाई जहाज के खजाने के बारे में बताया था। जैसे ही मर्फी उस तस्वीर को देखता है, वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक ही होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तस्वीर पूरे 40 साल पुरानी थी, लेकिन फिर भी उसमें जैक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह आज दिखता है। 40 साल बीत जाने के बाद भी उसकी उम्र में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। अब सवाल ये उठता है, आखिर जैक है कौन? क्या वो सच में इंसान है या फिर कुछ और? कोई इंसान इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। अब मर्फी समझ जाता है कि जैक कोई साधारण इंसान नहीं है, वह शायद कोई शैतान है। ये सब जानने के बाद मर्फी तुरंत अपने साथियों को लेकर इस जहाज से निकल जाना चाहता है। वह जल्दी जल्दी सबको ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक जला हुआ इंसान प्रकट होता है और ये वही टगबोट का कैप्टन था जो गैस लीक की वजह से हुए विस्फोट में मारा गया था। अब मर्फी को यकीन होने लगता है कि यह पूरा जहाज श्रापित है। यहाँ जो भी एक बार आता है वह जिंदा बाहर नहीं जा पाता। वह जली हुई आत्मा मर्फी की तरफ बढ़ने लगती है। खुद को बचाने के लिए मर्फी भागने लगता है, लेकिन तभी उसका सामने मॉरीन आ जाती है और वह आत्मा तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन मर्फी को मॉरीन के चेहरे पर उसी मरे हुए कैप्टन का चेहरा दिखाई देता है। इसी वजह से वह उसे आत्मा समझकर अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है। मॉरीन खुद को बचाने के लिए उसके पैर पर वार करती है, लेकिन फिर भी मर्फी नहीं रुकता। वह दोबारा उस पर हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी जैसे ही वह मॉरीन को मारने वाला होता है, पीछे से जैक आकर लोहे की रॉड से मर्फी के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। हालांकि जैक के बारे में सच्चाई कि वह एक शैतान है, मर्फी के अलावा अभी तक किसी और को पता नहीं था। कोई नहीं जानता था। उसके कुछ अंधेरे इरादे थे जिसके बारे में हम मूवी के अंत में जान पाएंगे। जैक को भी समझ आ गया था कि मर्फी उसकी सच्चाई जान चुका है, इसीलिए वह मर्फी को अपने रास्ते से हटाने के लिए सभी को उसके खिलाफ भड़काने लगता है। वह कहता है कि अगर मर्फी को होश आ गया तो वह फिर से हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे कहीं बंद करके रखना चाहिए। इस तरह वह सभी को अपने शब्दों से मना लेता है और सबको उसकी बात सही लगने लगती है। इसलिए वे लोग मर्फी को एक टैंक के अंदर बंद कर देते हैं। अब असली चुनौती ये थी कि किसी भी तरह यहां से जिंदा बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनका टग बोट पहले ही डूब चुका था और अब वे क्या करेंगे? इस बात को लेकर काफी देर तक चर्चा होती है और आखिर में वे फैसला करते हैं कि किसी भी तरह इस जहाज को ठीक करके यहीं से बाहर ले जाना ही एकमात्र रास्ता है। अब यही उनके बचने का एकमात्र तरीका था। प्लान के अनुसार सभी लोग जहाज की मरम्मत में लग जाते हैं। तेजी से वे उस हिस्से को वेल्डिंग करके बंद कर देते हैं जहां से पानी अंदर आ रहा था। इसके बाद पंप की मदद से
जहाज के अंदर भरा सारा पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तभी मर्फी देखता है कि उनका एक सदस्य गायब है। वह घबराकर पूछता है, मार्क कहाँ है? उसे काफी देर से ढूंढा नहीं जा रहा था, इसीलिए मर्फी खुद उसे खोजने निकल पड़ता है। तभी फिर से वही छोटी बच्ची की आत्मा उसके सामने आ जाती है। वह कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मर चुका है, वह अब जिंदा नहीं है। इतना कहकर वह उसे मार्क की लाश दिखाती है। मार्क लेडी सिंगर को पाने की चाह में ऊपर से गिरकर मर चुका था। केटी मर्फी से कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और जैसे ही वह मर्फी के कंधे को छूती है, वह अचानक 1962 की उसी रात में पहुंच जाता है जिस रात ये सारी घटनाएं हुई थीं। उस रात जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था, और यह सब एक ग्रुप ने किया था जिनका मकसद इस जहाज में मौजूद पूरा सोना चुराना था। इस ग्रुप ने खाने में जहर मिला दिया था, जिससे कई लोग वहीं मर गए। कुछ लोगों को तेज धार वाले तार से दो हिस्सों में काट दिया गया था, और कुछ लोगों को उसी स्विमिंग पूल में गोली मारकर छलनी कर दिया गया था। उनकी इस बेरहमी से केटी भी नहीं बच पाई। उसे उसके कमरे में ले जाकर अलमारी के अंदर फांसी पर लटका दिया गया था। और इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड वही लेडी सिंगर थी, जिसने सोना लूटने के लिए पूरी योजना बनाई थी। अपने साथियों की मदद से उसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार दिया, ताकि पूरा खजाना वह और उसकी टीम अपने कब्जे में कर सकें। जहाज के कुछ अधिकारी भी लेडी सिंगर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेडी सिंगर के इशारे पर वह अपने ही साथियों को भी मार देता है, लेकिन उसे असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। जैसे ही वह मुड़ता है, लेडी सिंगर उसे भी गोली मारकर खत्म कर देती है। लेडी सिंगर को लगता है कि अब पूरा सोना सिर्फ उसी का है, क्योंकि जहाज पर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है, जो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था। वह लोहे की जंजीरों से आखिर में लेडी सिंगर को भी लटकाकर मार देता है। मॉरीन को केटी यह सब दिखा रही होती है। म्यूजिक तभी मॉरीन उस रहस्यमयी व्यक्ति को देखती है, और उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो उन्हें लालच देकर इस पूरे जाल में